भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन लेकर आते हैं कुछ ऐसे विषय जिससे कि आपको खेती किसानी और पशुपालन में मदद मिल सके। तो आइए आपको बता देते हैं कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग के बारे में, और साथ ही बात होगी भेड़ पालन की योजनाओं की। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061। इन दोनों ही नंबर्स पे जब आप हमें फोन करेंगे तो आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप अपना प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित तौर पर विशेषज्ञों तक आपकी आवाज साफ आवाज में सुनाई दे पाएगी। आपका प्रश्न वही समझ पाएंगे और तभी उसका समाधान आपको दे पाएंगे। आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमें भेड़ पालन योजनाओं पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर सुलेखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते। और साथ ही जल्द हमारे साथ जो है वो जुड़ेंगे डॉक्टर अशोक कुमार साहनी जी, जो कि पशुओं में प्रजनन जो समस्याएं होती हैं या पशुओं में प्रजनन के दौरान जो रोग होते हैं उनके संबंध में जानकारी देंगे। तो जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर उनके साथ भी हम उस विषय के ऊपर चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। लेकिन आइए पहले हम बात कर लेते हैं भेड़ पालन योजनाओं की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का, और इसके लिए कई तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। लगातार किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि खेती किसानी के साथ साथ अगर वो अन्य क्षेत्रों में भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आय को दोगुना कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए अगर हमारे किसान भेड़ पालन करना चाहते हैं या भेड़ पालन से संबंधित जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए काफी खास रहेगा। डॉक्टर सुलेखा, सबसे पहले बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में आपसे ये जानना चाहूंगी कि भेड़ पालन हमारे देश में कहां-कहां आसानी से किया जा सकता है? कहीं जगह पर सारे संस्थान पर, सारे जगह पर आपको करने का ये है। और एक इसमें एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में आपको ये चेंज करने वाला। देखिए अभी आज के दिन में ये छोटे छोटे किसान ऐसे ट्रेडिशनल वे में इसको देखभाल करते हैं, लेकिन अब अगर आप साइंटिफिक तरीके से कुछ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करके एक बिजनेस व्यवसाय के रूप में अगर करते तो ये बहुत लाभदायक है। और जैसे इसमें छोटे छोटे ये कुछ चीज़ें आप मन में रखना चाहिए। अगर आप व्यवसाय के रूप में करना है तो उसमें आपको कुछ बिजनेस प्लान करके हम अच्छी तरह उसको देखभाल करना पड़ेगा। जी ठीक, बिल्कुल। और इसके बारे में विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे डॉक्टर सुलेखा के साथ। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो वे भी आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। देश में भेड़ पालन अहम स्थान रखता है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसान या पशुपालक भेड़ पालन के व्यवसाय को कम लागत में शुरू कर कम समय में अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार को बढ़ाने और भेड़ पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी
राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और इच्छुक व्यक्तियों को सब्सिडी दी जाती है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बहुत से घटक आते हैं, जिसमें अलग अलग घटक के तहत अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत अलग अलग राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी की मात्रा भी अलग अलग है, क्योंकि यह केंद्र की योजना है। लेकिन कई राज्य सरकारें इसमें राज्य की तरफ से सब्सिडी में कुछ अंश को जोड़ देती हैं, जिससे किसान को मिलने वाली सब्सिडी बढ़ जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आवेदन की प्रक्रिया भी आसान है। जो किसान भेड़ या बकरी पालन करना चाहते हैं, वह इसके लिए एक आवेदन लिखकर विकास खंड के पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी अपने यहाँ आवेदन में से कुछ आवेदन चुनते हैं। इसके बाद इन आवेदनों को जिला स्तरीय जिला पशुधन मिशन समिति के पास भेजा जाता है। आखिरी चयन यही समिति करती है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भेड़ पालन योजनाओं के बारे में, और जल्द ही हम बात करेंगे प्रजनन के दौरान पशुओं में होने वाले रोगों की भी। और अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61। ये दोनों ही हमारे नंबर्स हैं। जब भी आप फ़ोन करेंगे, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, हमेशा अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखिए जब भी आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से कर रहे हो उस दौरान। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर सुलेखा का। डॉक्टर सुलेखा, जैसे कि आपने बताया कि हमारे देश में कहीं पर भी भेड़ पालन जो है वो आसानी से किया जा सकता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे वो प्लेन्स हो। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि व्यवसाय के तौर पर अगर हम इसको बिजनेस के तौर पर अगर अपनाना चाहें, तो उस दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है? किस तरह से भेड़ पालन करके किसान जो है वो दोगुना लाभ कमा सकता है? ये किसान जब ये व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं, उसी टाइम एक अच्छे से प्लान बनाना है। पहले सोचना है कि उसका क्या उद्देश्य क्या है, ये भेड़ पालन करके उसका उद्देश्य क्या है। जैसे हमारे देश में ऊन के लिए है, मीट के लिए है और दूध के लिए है। तो हमको पहले इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये है कि क्या उद्देश्य है, उसका बिजनेस प्लान कैसा है, करना कहाँ, करना क्यों है। तो दूसरा बात यह है कि ये कहाँ करना है, लोकेशन आप सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप मीट के लिए करना है तो लोकेशन अच्छी तरह देखना चाहिए कि कहाँ मार्केटिंग मिलता है, कहाँ पानी का इंतज़ाम कहाँ है, और वेस्ट डिस्पोजल के लिए क्या इंतज़ाम करना है। ये सारी चीज़ें लोकेशन के अंदर आप देखना पड़ेगा। देन तीसरा चीज़ आता है कि ये आपके उद्देश्य के अनुसार क्या क्या नस्लें चुना करना चाहिए। वो जब सिलेक्शन करता है कि हमारे एक चीज़ और है इसमें, जब हम भेड़ पालन के लिए चाहते हैं उसी टाइम एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन भी देखना चाहिए। अगर आप पहाड़ी एरिया जैसे जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के लोग हैं, तो वहाँ तो अच्छा क्लाइमेट है, तो वहाँ ऊन के जो वूल प्रोडक्शन के लिए जो अच्छा नस्लें हैं वो चुनाव करके उसकी तरह से बिजनेस का प्लान करना चाहिए। अगर आप साउथ से है कि जैसे और देशों जैसे ये उत्तर देशों जैसे यूपी का है, हरियाणा का है और बिहार की है और आंध्र प्रदेश जैसे जगह से है, तो आपको वहाँ पर मीट को इम्पोर्टेंस करके मीट और उसके साथ कुछ ऊल वहाँ तो अच्छी क्वालिटी का ऊल नहीं मिलने वाला है, वहाँ तो कोयस की ये जैसे ये डरी बनाने वाला ऊन का अच्छा ब्रीड मिलता है, तो उसके तरह से बिजनेस का प्लान करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए जो नस्लें हैं वो अलग हैं, लेकिन अगर आप मैदानी इलाकों में रहकर भेड़ पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए नस्लें अलग हैं। अगर हम इसी के ऊपर बात करें तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अगर वहाँ के जो हमारे किसान हैं वो भेड़ पालन करना चाहते हैं ऊन के लिए, तो कौन सी ऐसी अच्छी नस्लें हैं जिनका चयन कर सकते हैं? तो
पहाड़ी क्षेत्र में जो अच्छा ऊन मिलने वाला मेरिनो ब्रीड है, कश्मीर मेरिनो है, और नली ब्रीड है, और कॉरिडेल है। और ये जैसे इसमें हमारे भारत में स्वदेशी है ब्रीड और नस्लों को जनरली हमने 3 तरीक़ा से बोलते हैं, डिवाइड करके रखा है। वो स्वदेशी है और विदेशी है और संकर है। तो अभी तो हमारे देश में प्योर ब्रीड माने अच्छी तरह के प्योर ब्रीड का ज़्यादा इतना नहीं है, कम है। हमारे रजिस्टर्ड ब्रीड देखें तो इंडिजिनस स्वदेशी में 42 है। तो ये इस 42 में 15 या 11 या 12 अच्छे तरह से ब्रीड है। हम बोलते हैं साइंटिफिकली HGM, दैट मीन्स हाई जेनेटिक मेरिट वाला। हाई जेनेटिक मेरिट वाला मीन्स कम उम्र में इतना ज़्यादा बॉडी वजन भी मिलता है और अच्छा उनका प्रोडक्शन होता है, और वो उसको हम हाई जेनेटिक मेरिट बोलता है। लेकिन भारत देश में HGM तो बहुत कम है, और ये ऊन मिलने वाला तो कम 1 या 2 ही है। बिल्कुल। और अगर मैदानी क्षेत्र, जैसे कि आपने बताया कि अगर हम पूर्व की तरफ जाएं या मैदानी क्षेत्रों में अगर भेड़ पालन करना चाहें, तो उसके लिए कौन सी अच्छी नस्लें हैं जिनका चयन कर सकते हैं हमारे किसान? वो हमारे पास तो जैसलमेरी है, मालपुरा है और मांडिया ब्रीड है। इतने सारे ब्रीड है भारत में। तो आपके लोकली अवेलेबल जो है और अपने एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो अच्छी तरह आने वाला रोग प्रतिरोध शेषी ये सारा है, वो चुन करना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप भेड़ पालन करना चाहते हैं और उसके संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61, ये दोनों हमारे नंबर हैं। और इन नंबर पर जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और यहाँ पर फ़ोन करके आप भेड़ पालन के संबंध में जो भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे योजनाओं से संबंधित या अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका उठ रही है भेड़ पालन को लेकर, तो आप आसानी से हमें फ़ोन कीजिए और डॉक्टर सुलेखा आपकी उस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी वो बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी तक हमने जाना कि किस तरह से अगर आप इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो किस तरह से आपने बिजनेस प्लान बनाना है, कि अगर आप इसका इस्तेमाल, अगर आप भेड़ पालन करना चाहते हैं ऊन के लिए या फिर मांस के लिए या फिर दूध के लिए, तो अलग अलग जो नस्लें हैं उनके बारे में भी हमने बातचीत करी। अगर हम बात करें सावधानियों की डॉक्टर सुलेखा, तो जब भेड़ पालन हमारे किसान करते हैं, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है? जैसे मैंने बताया कि प्रजनन, पहले ये तो प्रजनन है। प्रजनन में अच्छे नस्ल चुनाव करना चाहिए। फिर उसके बाद उसको तो कुछ ये रोग प्रतिरोध करने के लिए कीटाणु का और वैक्सीनेशन का ये पूरा का इंतज़ाम करना चाहिए, और हमें अच्छी तरह खाना पीना की अरेंजमेंट करना चाहिए। और इसको रखने के लिए, क्योंकि ये जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं उसी टाइम किस तरीके से उसको पालन करना वो पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 तरीका की है इंटेंसिव सिस्टम। जैसे ये पूरा एक चराई के लिए नहीं सकता है, ये फैक्ट्री जैसे एक रूम के अंदर बाड़ बनाकर बाड़ के अंदर पूरा टाइम रात में और दिन भर वहाँ रहता है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सिस्टम। और सेमी इंटेंसिव सिस्टम है कि दिन भर वो चराई करने के लिए जाते हैं और रात में उसको बाड़ के अंदर रहता है। और एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, वो पूरा टाइम चराई करने के लिए और ओपन स्पेस में ही रहता है। तो ये तीनों में हम तीनों में कैसे इसको पालन करना है, उसके अनुसार हमारे पूरा पालन पोषण से रोग प्रतिरोध तक पूरा पहले उसका प्लान करना है। बिल्कुल। टीकाकरण की अगर डॉक्टर सुलेखा बात करें तो टीकाकरण कब करवाना चाहिए भेड़ों का, और कौन कौन से रोग या बीमारियां लगने का उनके अंदर अंदेशा रहता है? कीटाणु देखो, एक्सटर्नल पैरासाइट भी है, इंटरनल पैरासाइट भी है। तो इसको बाहर के इसके लिए कुछ दवाइयाँ देना चाहिए और अंदर के लिए भी कुछ दवाइयाँ होना चाहिए। इसमें भेड़ पालन में एक है कि कीटाणु का इम्पोर्टेंस ये है कि ये भेड़ पालन में चराई के लिए बाहर जा सकता है। तो जब
मिट्टी से और चराई जब करते हैं तो मिट्टी से उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में कीटाणु आता है, तो इसको निकालने के लिए हमको समय समय पर इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो फर्स्ट ये बच्चे जब पैदा होता है तो इसको कुछ रेसिस्टेंस उसके मदर से मिलता है, तो उसके बाद 2 हफ्ते के बाद, कम से कम 15 to 20 डेज के बाद, 20 दिन के बाद पहला करना चाहिए, तो फिर उसके बाद 3 महीने के बाद करना चाहिए बच्चों को। तो फिर हर 3 महीने में करना अच्छा है। ये 3 महीने के बाद ये वीनिंग होता है। वीनिंग के बाद बच्चा मदर से बाहर, वो फैटनिंग के लिए, वो स्टेज हम यंग भेड़ बोलते हैं इसको, उसी टाइम भी ये कीटाणु का ये मेडिसिन देना है। तो उसके बाद जब ये फीमेल है तो वो जब ये प्रजनन के लिए जाते हैं उसी टाइम भी टीकाकरण करना चाहिए। और फिर ये जब ये पार्चुरेशन के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद भी उसको अच्छी तरह मेडिसिन देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अच्छी नस्लों की जो भेड़ हैं उनका ही हमेशा चयन जो है वो करना चाहिए। तो अच्छी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो हमारे किसानों को कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? हमारे भारत सरकार के अंदर 2 इंस्टीट्यूशन है। एक तो ICAR के अंदर एक CSWR सेंट्रल शीप एंड वूल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अंबिका नगर पर, और एक है CSBF सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म है हरियाणा में। ये दोनों जगह भारत सरकार अंदर है। वहाँ तो आपको ये क्रॉस ब्रेड माने संगर वर्ग की अच्छे नस्लें आपको मिलता है। और अपने संस्थान में, अपने जगह में, लोकल में अच्छे जो स्वदेशी ब्रीड होता है, स्वदेशी जातियाँ होता है, उसमें से भी अच्छा प्रजनन करके आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें इसका इम्पोर्टेंस है कि देखो हमारे यहाँ नेगेटिव सिलेक्शन होता है। नेगेटिव सिलेक्शन माने जब एक बच्चा पैदा होने के बाद जो भी बच्चा कम एज में, कम पीरियड में अच्छा वेट, अच्छा वजन होता है, उसको तो पहले मार्केट में जाता है, वो बेचने के लिए, मीट के लिए जाता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों ये ध्यान देना है कि हम इसको रखना चाहिए, जो अच्छा बच्चा होता है इसको रखना, घर में रहना चाहिए और इसको ब्रीडिंग करके प्रजनन के लिए यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, और इसके बारे में भी आपसे आगे ज़रूर जानकारी लेंगे विस्तार से। लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं भेड़ पालन योजनाओं की, और इसके लिए लेकिन पहले ज़रूरी है ये जानना कि किस तरह से आप भेड़ पालन करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61। ये दोनों हमारे नंबर हैं। जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, जिससे डॉक्टर सुलेखा जो भेड़ पालन के संबंध में आपको जानकारी दे रही हैं उन तक आपका प्रश्न जो है वो साफ आवाज़ में सुनाई दे पाए। नेटवर्क क्षेत्र में आकर भी अगर आप अपना प्रश्न पूछेंगे तो भी हम तक आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ ही सुनाई देगी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर सुलेखा का। डॉक्टर सुलेखा, बिजनेस प्लान्स के बारे में हमने बातचीत करी कि अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी नस्लें हैं जिनका चयन कर सकते हैं, लेकिन क्या भेड़ पालन एक महंगा सौदा है या फिर इसके अंदर जो लागत है वो कम आती है? क्या बताना चाहेंगे? इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन अगर आप व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। आपके अगर ग्रामीण ये किसान के साथ अगर कुछ लैंड है तो वो आसान है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कम है, क्योंकि इसमें चराई के लिए भेड़ों को लेना चाहिए इसलिए। और ये इसका पूरा खर्चा आप कितने से, कैसे यूनिट से आप शुरू करने वाला हो उसके अनुसार चेंज होता है, क्योंकि आप अगर पहले बार भेड़ पालन व्यवसाय रूप में करना चाहते तो आप शुरू से कम नंबर में शुरू कीजिए, 10 या 15, उसके आगे मत लीजिए। तो उसके बाद अगर आप कुछ एक्सपीरियंस बने और आपका बिजनेस कुछ अच्छे आय देने वाला है तो आप नंबर बढ़ दीजिए, ऐसा आप प्लान करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप करना चाहते हैं भेड़ पालन तो शुरुआती दौर में आपको थोड़ा जो है वो पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो आपका मुनाफा होगा वो जो है वो काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा। डॉक्टर सुलेखा, अगर हम बात करें आहार के बारे में तो किस तरह का आहार जो है वो भेड़ों को देना चाहिए? जैसे कि अभी आपने कई बार बताया कि भेड़ जो है वो बाहर ही जाकर ज़्यादा जो है वो चराई करती हैं, लेकिन अगर उनको अंदर ही हम अच्छा और पोषक आहार अगर देना चाहें तो उसमें क्या दे सकते हैं? देखिए, ये भेड़ों की पालन पोषण उसका उम्र और बॉडी वेट के अनुसार चेंज करना चाहिए। जब ये छोटे बच्चे हैं तो उसका कम से कम 20 डेज तक हम ये माम की दूध ही देना चाहिए। उसके बाद छोटा सा दाना और अनाज उसको करके और कुछ अच्छा फॉडर भी देकर उसको पालन पोषण करना चाहिए। अगर हम ये मेमना के बारे में, ये छोटे बच्चों के फीडिंग के बारे में बताते तो हम साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं कि क्रीप फीडिंग माने जैसे कम एज में 20 डेज तक ये जनरली हम माम की जो दूध है उससे ही पालन करते हैं। उसके बाद वीनिंग मीन्स माम से ये बच्चे को दूर करके उसको फैटनिंग स्टेज के लिए इसको निकलता है, माम से दूर देते हैं। तो उसी टाइम तक ये उसको अनाज या इतना अच्छा सा खाना हमारे किसानों ट्रेडिशनल वे में नहीं देता है। लेकिन अभी बोलते हैं कि क्रीप फीडिंग मैंने 20 डेज से ये 60 डेज तक 60 डेज तक उसको अनाज देना चाहिए। ये अनाज में हाई प्रोटीन का 18 से 20% क्रूड प्रोटीन माने हमारे सोयाबीन है और मक्का है, ये सारा पाउडर के रूप में उसको देना चाहिए। अच्छा फ्रेश पाउडर्ड दाना उसको देना चाहिए। तो ये बच्चे इतना खूब खाता है जो भी उसको, और इसके साथ डीवर्मिंग का मेडिसिन भी देना चाहिए। और कॉक्सीडियोस्टैट माने कॉक्सीडिया मीन्स एक अंदर के कीटाणु ही है, तो कॉक्सीडियोस्टैट भी इसके दाना के साथ ऐड करके दे सकता है। जो भी बच्चे चाहते हैं वो ये
कम खाता है पहले, तो फिर उसके बाद 100 ग्राम तक डेली वो खा सकता है। वो उसको हम बोलते हैं क्रीप फीडिंग। वो जब ये मीट के लिए, मांस के लिए जब हम इसको पालते हैं, उसी टाइम ये क्रीप फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर बात करें अगर हम गर्भवती भेड़ की, तो उनको किस तरीके का खाना जो है, उनको किस तरीके का आहार देना चाहिए और उनकी गर्भावस्था के दौरान किस तरह से जो भेड़ें हैं उनका रखरखाव कैसे करना चाहिए हमारे किसानों को? प्रजनन में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है जब ये गर्भवती होता है। उसी टाइम एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एक फ्लैशिंग है। फ्लैशिंग बोलते हैं साइंटिफिक में, क्योंकि जब हम ये प्रजनन करने के लिए और ब्रीडिंग करने के लिए प्लान करते हैं, उसके 45 डेज मीन्स 1.5 महीने के आगे उसको कम दाना कम देना चाहिए। जो कम देता है तो उसका फैट प्रोडक्शन कम होता है और बॉडी भी पतला होता है। तो फिर उसके बाद 15 डेज पहले, दैट मीन्स 30 दिन के बाद उसको फिर कुछ और देना, 100 और 200 तक 200 ग्राम तक हर दिन अनाज और ये अच्छा फीड देना चाहिए, क्योंकि इसका ये बच्चों का कंसप्शन रेट, बच्चों होने का ये उसका मृत्यु दर, हाँ ये परसेंटेज, और अच्छे 3 बच्चे और 2 बच्चे पैदा होने का भी चांस इतना बढ़ती है। तो इसलिए हम फ्लैशिंग प्रैक्टिस करने के लिए सारे किसान भाइयों को मैं बताती हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर सुलेखा, जैसे कि अभी हमने बात करी मृत्यु दर के बारे में, तो कई बार हमारे किसान जो हैं उनकी ये समस्या होती है कि मृत्यु दर जो है वो तेज़ी से जो है वो इनका बढ़ रहा है भेड़ों का। अगर कोई बच्चा हुआ है तो वो जल्द ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? क्योंकि ये जब ये ब्रीडिंग के लिए मदर को आप प्रिपेयर करते हैं, उसी टाइम उसको अच्छा देखभाल करना चाहिए, खाना पीना करना चाहिए और वैक्सीनेशन सही टाइम पर करना चाहिए और टीकाकरण, ये टीकाकरण का भी अच्छे इंतजाम करना चाहिए। आप जैसे आप ये मदर को देखभाल करते हैं अच्छे तरह, वैसे ये बच्चा जो पैदा होते हैं उसका हेल्थ में भी फर्क होता है। और ये जब बच्चा पैदा होने के बाद जो पहले दूध जो आता है उसको हम फेंसा या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसको ज़रूर बच्चों को देना ही चाहिए। उसमें इतना पूरा एंटीबॉडीज है जो बच्चों को रोग प्रतिरोध शेषी मिलते हैं, तो वो ज़रूर उसको देना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अभी हम बात कर रहे हैं भेड़ पालन के बारे में और अब हम आगे बात करने वाले हैं योजनाओं के संबंध में भी। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं भेड़ पालन के संबंध में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बस अपने टीवी की आवाज़ को आपने बंद रखना है और उसके बाद ही आप अपना प्रश्न पूछेंगे, तो डॉक्टर सुलेखा तक आपका प्रश्न जो है वो साफ आवाज़ में सुनाई दे पाएगा और तभी वे उसका समाधान भी कर पाएंगी। डॉक्टर सुलेखा, अभी तो हमने यहाँ पर तमाम जो है वो बात कर ली है बिजनेस प्लान के बारे में और नस्लों के बारे में और किस तरह से आहार व्यवस्था जो है वो हमने अपने जो भेड़े हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनकी करनी है। लेकिन अगर अब हम बात करें सरकारी योजनाओं के बारे में, तो किस तरह की स्कीम्स जो हैं वो लेकर आई गई हैं किसानों के लिए इसमें? देखिए, भारत सरकार के अंदर इतना सारा योजनाएं हैं जहां हमारे छोटे छोटे किसानों को अपने अभी जो तीन चार भेड़ों से जो करते हैं उसको व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमारे वो भारत सरकार के अंदर एक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, उसके अंदर एक स्कीम है EDEG बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। उसको उसमें से कमर्शियल यूनिट और ब्रीडिंग यूनिट आपको करने के लिए लोन मिलता है। तो जहां ये किसान भाइयों जी हाँ,
ये आपके लोकल जो सब्सिडियरी बैंक है वहाँ जाकर एप्लीकेशन देना चाहिए, तो फिर नाबार्ड से आपको इसका बैक एंडेड सब्सिडी मिल जाएगा उसमें। जी बिल्कुल, इसके बारे में विस्तार से आपसे ज़रूर बात करेंगे। हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अशोक कुमार साहनी जी, जो हमें पशु में प्रजनन के दौरान जो रोग होते हैं उनके संबंध में जानकारी देंगे। डॉक्टर अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी डॉक्टर अशोक, क्योंकि कार्यक्रम हमारा काफ़ी देर से जो है वो चल रहा है और हम प्रतीक्षा भी कर रहे थे, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पशु में प्रजनन के दौरान जो है वो कौन कौन से रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। जी उनसे संपर्क शायद टूट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे वापस से। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं भेड़ पालन के संबंध में और पशुओं में प्रजनन के दौरान होने वाले रोगों के संबंध में भी जानकारी जरूर लेंगे। जल्दी ही डॉक्टर साहनी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आइए हमारे साथ के एक दर्शक जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हबीब जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी सुन पा रहा है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हबीब जी, अपना प्रश्न पूछिए। इंदौर से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं ये जो नई किस्म की जो भेड़ जो आप दिखा रहे थे ना, उसके लिए मैं जी हेलो जी, प्रश्न फिर से दोहराइए। हेलो जी, अपना प्रश्न फिर से दोहराइए हबीब जी। जी, हमको ये जो भेड़ के बारे में इसके लिए जानकारी चाहना था, ये कौन सी किस्म की अच्छी होती है? जी बिल्कुल, तो डॉक्टर सुलेखा मध्य प्रदेश इंदौर से इन्होंने कॉल किया है और ये भेड़ पालन के संबंध में, नस्लों के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं। नस्लों के संबंध में क्या जानकारी चाहिए उसको? कौन सी अच्छी नस्ल जो है जिसका चयन कर सकते हैं और भेड़ पालन कर सकते हैं? मध्य प्रदेश इंदौर में से तो ऊन के वहाँ तो इतना अच्छा फल नहीं है, वो मांस के रूप में मीन्स मीट पर्पस का जो भी ब्रीड है वहाँ तो मालपुरा है और जैसलमेरी है
वो अच्छा ब्रीड है वहाँ देखने के लिए। और मांड्या ब्रीड भी अच्छा रहते हैं। मांड्या ब्रीड तो आपको कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से मिलता है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के वहाँ भी आपको ये मिल सकते हैं, लेकिन प्योर ब्रीड तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हबीब जी, हम उम्मीद करेंगे कि जो आपको समाधान बताया है डॉक्टर सुलेखा ने उससे आपको ज़रूर जो है वो संतुष्टि मिलेगी। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से आपको बता दें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 61। अगर भेड़ पालन के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिए। डॉक्टर सुलेखा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी यहाँ पर बैठ के और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। डॉक्टर सुलेखा, जैसे हम बात कर रहे हैं सरकारी योजनाओं के बारे में, तो इसी में मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। और किस तरह की स्कीम्स जो हैं वो लाई गई हैं हमारे किसानों के लिए? अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो भेड़ पालन जो हमारे किसान कर रहे हैं या करना चाहते हैं आगे के समय में, तो क्या उनको सब्सिडी भी मिलती है, उसके लिए अनुदान मिलता है? सब्सिडी तो मिलता है। भारत सरकार के द्वारा भी एक स्कीम है रूरल बैकयार्ड स्कीम पर वो, लेकिन इसका बेनिफिशियरी को और अपने किसान भाई अपने अपने जो संस्थान है और राज्य सरकार के वहाँ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के रिपोर्ट एक एप्लीकेशन देना चाहिए। उसके बाद इकट्ठा करके वो लोग भारत सरकार में समर्पित करते हैं, तो उसको 10 का यूनिट मिलता है, 10 फीमेल और एक मेल, ऐसे 10+1 का यूनिट मिलता है। उसके लिए आपको 60% हमारे तरफ से और 30% अपने राज्य सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी मिलता है। एक बहुत अच्छा फलप्रदायक स्कीम है ये रूरल बैकयार्ड स्कीम जी। और किस तरह से जो है वो सरकार मदद कर रही है भेड़ पालन योजनाओं के संदर्भ में, कैसे और मदद कर रही है किसानों की, इसके बारे में क्या बताएंगे? और आपको ये लोन मिलता है। लोन में छोटे छोटे लोन है, तो ये उद्यमिता एवं रोजगार योजना के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर एक स्कीम है, वो आप नाबार्ड बैंक से मिलना चाहिए। आपके घर के सामने जो भी शेड्यूल्ड बैंक है और नाबार्ड की जो बैंक है वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन देना चाहिए। और उसको हम उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स वो ध्यान देने का कुछ पॉइंट्स है, वो देखकर आपका एप्लीकेशन आपका वो अप्रूवल दे देंगे। और इसके बिना राज्य सरकार के अंदर इतना सारा स्कीम है जो उसके लिए आप अपने जो नज़दीक की वेटनरी डिस्पेंसरी है, जो पशुपालन की जो कोई भी स्थापना है, वहाँ जाकर आप पूछना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की अलग अलग है, वो भारत सरकार से नहीं मिलता है, वो भी देखना चाहिए। बिल्कुल। तो कार्यक्रम में डॉक्टर सुलेखा, कई बार जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो ईमेल के ज़रिए भी अपने प्रश्न जो हैं वो हमें पहले से ही भेज देते हैं, और इन्हीं में से एक ईमेल मैं यहाँ शामिल करना चाहूँगी। राजस्थान पाली से हमें सज्जन सिंह जी ने ईमेल किया है और वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर लोन लेना चाहें, ऋण लेना चाहें भेड़ पालन के लिए, तो क्या ऋण मिलता है और कितना मिल सकता है, और कौन से दस्तावेज हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोन के लिए उनको देने होंगे? वो लोन के लिए तो जो भी मीन्स जो भी बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी डेटा है वो उसको देना चाहिए। आपका क्या क्या लैंड कहाँ है, कितना एरिया में आप करना चाहते हो, और आपके पास कितना कितना जगह है, और कितने एनिमल का करना चाहते हो, और उससे क्या आपका उद्देश्य क्या है, आप कैसे लाभ करने वाला है, ये सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तो अलग अलग सारे बैंक को अलग अलग हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट के अच्छे जानकारी मिलने के लिए आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं वो बैंक के साथ ही जाए, वहाँ भी जाकर पूछना चाहिए। बिल्कुल। अगले एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न शामिल करें। हेलो नारायण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या है आपका प्रश्न, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे बकरी भेड़ पालना है। जी भेड़ पालना है जी। आप मध्य प्रदेश से? जी बिल्कुल। डॉक्टर सुलेखा क्या बताना चाहेंगी? मध्य प्रदेश छतरपुर से बात कर रहे हैं। छतरपुर से।
वो पहले वाला क्वेश्चन में जो बताया, अच्छे से नस्लें चुनाव करके आपको, अगर आपके पास पैसा कम है तो लोन लेना चाहिए। लोन के लिए भी अभी हमने बात किया है, और अपने नज़दीकी जो बैंक है वहाँ, और आपके पशुपालन की कोई स्थापना आपके। हेलो जी सर, लोन कहाँ से लेना चाहिए? जी, लोन के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से मिल जाएगा लोन? लोन तो अपने नज़दीकी जो बैंक है वहाँ से पूछना चाहिए। आपको भारत सरकार का एक लोन है उद्यमिता एवं रोज़गार मिलने का, वो उसके अंदर नाबार्ड के अंदर आपको मिलता है 10+1 यूनिट, जैसे कमर्शियल यूनिट के लिए 10 एनिमल का मिलता है, और उसको बढ़ना चाहिए तो 100+ का भी आपको मिलते हैं। ये जो 10 का स्कीम है उसमें आपको सीलिंग है, सब्सिडी सीलिंग तो 12,500 मिलता है, और 100 के इसमें आपको 2 लाख का सीलिंग है, सब्सिडी मिलता है। तो अगर एक बार मैं चाहूंगी कि आप एक बार नस्लें इनको और बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी अच्छी नस्लें हैं जिनका चयन कर सकते हैं? मालपुरा ब्रीड है वहाँ पर, और जैसलमेरी ब्रीड है, वो ओरिजिनली वो राजस्थान से ही है, लेकिन यहाँ अच्छे मिलता है। और गड्डी ब्रीड है, गड्डी से आप वूल के लिए आप व्यवसाय करना चाहते तो, पालन करना चाहते तो आप गड्डी ब्रीड सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद संगर जाति का मिलता है आपको, कॉरीडेल मिलता है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आप मांडिया भी अच्छा है, आप मांस के लिए करना चाहते, पालन करना चाहते तो आप मांडिया ब्रीड सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल। तो नारायण सिंह जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ज़रूर संतुष्टि मिली होगी। आपका जो प्रश्न था उसका समाधान जो है वो यहाँ पर डॉक्टर सुलेखा ने कर दिया है। आइए, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं एक और दर्शक, उनका जो है वो हम प्रश्न जो है वो शामिल करते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहनी जो है वो जुड़ चुके हैं। तो आइए, पशु में प्रजनन के दौरान कौन से रोग होते हैं उनके संबंध में उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहनी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। डॉक्टर साहनी, कौन कौन से रोग हैं जो प्रजनन के दौरान पशुओं में होते हैं? देखिए, पशुओं में प्रजनन के दौरान होने वाले जो रोग हैं वो है पशुओं में जेर का रुकना, और ब्याने के बाद में गर्भाशय का बाहर आ जाना, और ब्याने के बाद में कैल्शियम की कमी हो जानी, मैग्नीशियम की कमी हो जानी, फॉस्फोरस की कमी होकर जानी, ग्लूकोज की कमी हो जानी, और थनैला रोग हो जाना। ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो ब्याने के बाद में होते हैं। बिल्कुल। और आइए इसी पर दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट, और डॉक्टर साहनी के साथ चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पशुओं को किसानों का धन कहा जाता है। गांव में लोगों की आमदनी का एक मुख्य हिस्सा पशुपालन से आता है। ऐसे में किसानों और पशुपालकों के लिए पशुओं की उचित देखभाल करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तभी तो पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। अक्सर पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग देखे जाते हैं। इनमें से एक है ब्रूसेलोसिस यानी वैंग रोग। इस रोग से संक्रमित गायें हर पहलू में सामान्य दिखाई देती है, और जब वह ब्याती है तो जेर व सार्वित द्रवित पदार्थों के साथ लाखों ब्रुसेला जीवाणु भी फैलाती है। ज्यादातर संक्रमण पाचन तंत्र के जरिए होते हैं, लेकिन यह संक्रमण त्वचा और आंख से भी हो सकता है। इस रोग में गर्भपात अवस्था के 6 से 9वें महीने के दौरान हो जाता है। इस रोग में 80% तक मामलों में गर्भपात हो सकता है, और इसके लक्षण है बांझपन की समस्या, जेर रोकना आदि। इससे बचाव के लिए केवल मादा पशुओं में 3 से 12 महीने की आयु पर टीकाकरण कराएं। इसके अलावा विब्रियोसिस एक प्रजनन जनित रोग है जो मुख्य रूप से बांझपन है, लेकिन कभी कभी गर्भपात भी करता है। ये जीवाणु जनित बीमारी है, और यह जीवाणु सांड के शिशन के मुख पर चमड़ी की दरारों में पाया जाता है। यह 4 साल या उससे अधिक उम्र के सांडों में होता है। विब्रियोसिस प्रजनन के दौरान गाय को संक्रमित सांड से फैलता है। इसके अलावा ट्राइकोमोनासिस
लेप्टोस्पाइरोसिस और एस्परजिलोसिस आदि पशुओं में प्रजनन से जुड़े अन्य रोग हैं। पशुओं की सेहत को लेकर सरकार भी गंभीर है और अहम प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अभी आपने देखिए विशेष रिपोर्ट RI कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले दर्शक, अगले कॉलर जो हैं द्वारका प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ जी, द्वारका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी ये भैंस लेना है लोन से मैडम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भैंस जो है वो लेनी है, उसके लिए आप लोन के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं? जी जी। डॉक्टर साहनी, जो हमारे दर्शक हैं वो लोन के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, उन्हें भैंस खरीदनी है, तो कहाँ से ऋण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, इनको अपने जो क्षेत्र का जो उनका बैंक है, उनके बैंक मैनेजर से इनको संपर्क करना पड़ेगा और वो बैंक मैनेजर को एक प्रार्थना पत्र इनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसमें इनका आधार कार्ड, जिनका इनका पैन नंबर वगैरह सारा इनको अपना फोटो वगैरह इनको देना पड़ेगा। और इसमें नाबार्ड जो है वो 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत करता है, लेकिन वो ऋण तभी स्वीकृत करता है जब इनका प्रार्थना पत्र जो इनका संबंधित बैंक है उसके माध्यम से ही नाबार्ड इनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करता है। नाबार्ड कोई सीधे प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करता। और इसमें जो नाबार्ड है वो इसमें अनुदान भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 33.33% अनुदान दिया जाता है और जो सामान्य श्रेणी के व्यक्ति है उसमें 25% उनको अनुदान दिया जाता है। तो इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण इनका स्वीकृत हो सकता है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी के लिए ये ऋण का आवेदन कर सकते हैं। तो इन्हें अपने संबंधित जो बैंक है उसमें इनको अपना आवेदन करना चाहिए। जी। वहीं हम जानना ये चाहते थे कि प्रजनन के दौरान पशुओं में किस तरह के रोग जो हैं वो हो सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इस जानकारी को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। और आइए हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल जो है वो शामिल करते हैं। ईश्वर सिंह जी उज्जैन मध्य प्रदेश से मौजूद है हमारे साथ। हेलो हेलो ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं बकरी पालन के लिए 12 लोन के लिए बात करना चाहता हूँ। जी, बकरी पालन के संबंध में आपको जो है वो ऋण के संबंध में जानकारी लेनी है। जी 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 जी, तो मैम कहाँ से ऋण जो है वो मिल सकता है ना? वो जो हमने पहले बताया था, ये भेड़ पालन के लिए जो भी लोन मिलता है, जैसे ही आपके जो नज़दीकी बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको भारत सरकार की सब्सिडी की एक लोन मिलती है। वो नाबार्ड की तरह से, नाबार्ड से ही इम्प्लीमेंट कर रही हो अभी। तो आप बैंक में जाना चाहिए, बैंक को एक एप्लीकेशन आप दे दीजिए, उसके पास जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूरा करके उसके बाद वो अपने आपके वहाँ पर आपको चेक करेंगे कि आपको जो पैसा देते हैं, लोन देते हैं, उसको रीपेमेंट कैपेसिटी है आपको, तो उसके हिसाब से आपको लोन का अमाउंट भी आपको पास करेंगे। तो उसके बाद जब आप ये पूरा रीपेमेंट करेंगे, उसी टाइम आपको पूरा ये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ डॉक्टर सुलेखा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम बात करें टीकाकरण के बारे में, तो कब टीकाकरण लगवाना चाहिए जो हमारे भेड़ हैं उन्हें, उसके बारे में क्या जानकारी देंगी? कौन कौन सी टीका है जो उन्हें लगवाना चाहिए, वैक्सीनेशंस? वैक्सीनेशन भेड़ में जैसे 3-4 रोग है जो वायरस से और बैक्टीरिया से जो आता है, उसके लिए कोई मेडिसिन ना हो, तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन से वो रोग को हम रोक करेंगे। तो पहले जब पहले वाला डिसीज है एंड्रोटॉक्सीमिया, ये बच्चों से जब ये कम एज में होता है, उसी टाइम से लेकर वो जो अडल्टहुड में भी जब ये रोग आता है, उसको मृत्यु में लग सकती है। इसलिए उसको जब ये दो महीना जब ये एज होता है, उसी टाइम इसका टीकाकरण करना चाहिए। फिर उसके बाद 21 डेज के बाद ये एक बूस्टर डोज लगाना चाहिए। फिर हर साल में उसको रिपीट भी करना चाहिए। जी, इसके बारे में मैं आपसे आगे जानकारी जरूर लूंगी टीकाकरण के संबंध में। मनीष कुमार जी हमारे साथ असम से इस वक्त जो है वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैडम जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, असम में कौन सा जाति भेड़ पालन के लिए अच्छा होगा? बिल्कुल डॉक्टर सुलेखा। आसाम में भेड़ पालन के लिए अच्छा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन तो अच्छा है, तो आप ऊन की जो है वो मेरिनो मिलता है, और आप कोई क्रॉस ब्रेड और माने संगर ब्रीड का कोई भी आप ले सकते हैं। जी, तो ऊन के लिए अगर वो वहाँ पर करना चाहते हैं भेड़ पालन, तो जो आपको डॉक्टर सुलेखा ने यहाँ पर नस्ल बताई है उसका आप ज़रूर चयन कर सकते हैं और अच्छा लाभ जो उससे प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर सुलेखा, मैं चाहूँगी कि टीकाकरण के संबंध में जो आप जानकारियाँ दे रही थी उन्हें आगे बढ़ाइए। हाँ, दूसरा एक है शीप पॉक्स मानते हैं। वो शीप पॉक्स के लिए जब ये जब ये भेड़ 3 महीने का एज होता है, उसी टाइम पहले करना है। तो फिर उसके बाद हर साल में उसको रिपीट करना चाहिए। जी। और तीसरा एक डिसीज है फुट एंड माउथ डिसीज बोलते हैं, FMD बोलते हैं। तो उसको जब ये 4 महीने का एज होता है, उसी टाइम पहले वाला वैक्सीनेशन करना चाहिए। फिर हर 6 मंथ में उसको रिपीट करना चाहिए। ये 3 डिसीज उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो है टीकाकरण और PPR की वैक्सीनेशन भी है। PPR वो उसके लिए भी जब ये 4 महीने का एज होता है, उसी टाइम पहला वैक्सीनेशन करना चाहिए। फिर 21 डेज के बाद एक बूस्टर डोज, फिर हर साल में रिपीट होना चाहिए। जी, वहीं अगर मैं आपसे मार्केटिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहूँ कि मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, अगर जो हमारे किसान ऊन के लिए अगर भेड़ पालन कर रहे हैं या मांस के लिए कर रहे हैं या दूध के लिए कर रहे हैं, मार्केटिंग किस तरह से करें, बाजार कैसे उपलब्ध होने?
वो जैसे हमने डिस्कशन में हमने किया है कि जब ये बिजनेस प्लान कर रहे उसी टाइम हम ये लोकेशन ऐसे चुनाव करना चाहिए कि कहाँ में इसका प्रोडक्ट को कहाँ हम बेच रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये सारा देखना है। और बाज़ार अगर इतना दूर है तो आपको जो आपने जो उसमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है इसमें एक्सपेंस भी इतना बढ़ रही है, तो वो सारे देखकर आप करना पड़ेगा। जैसे मार्केटिंग, ऊन का मार्केटिंग तो मेनली उसका क्वालिटी से बेस्ड है। तो क्वालिटी अगर आप अच्छे क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी, फाइन क्वालिटी बोलते हैं उसको, फाइन वूल मिलता है तो वो आपको अच्छे प्रॉफिट भी उससे मिलता है। लेकिन हमारे जगह में जो माउंटेन स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ की जो भेड़ है उससे आपको फाइन क्वालिटी मिलने वाला हो। और बाकी जो देश है वहाँ तो डरी क्वालिटी का मिलता है उससे, और वो मार्केट में। और एक भेड़ से एक साल में 1 किलो वूल का अच्छे क्वालिटी वूल मीन्स 1 किलो की मिलता है। बिल्कुल। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर साहनी का। डॉक्टर साहनी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रजनन के दौरान पशुओं में रोग ना लगे, इसके लिए कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे पशुपालकों को ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, प्रजनन के समय जो मुख्य बातें हैं वो रोग ना लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो पशु हैं उनके शरीर के ऊपर कोई चिच्चड़, जूं, कलीले नहीं हो, उनके शरीर के अंदर कोई कृमि नहीं हो, मतलब उनके पेट के अंदर किसी भी तरह का कोई कीड़े नहीं हो, आंतरिक कृमि उनके अंदर नहीं हो। अगर उनके शरीर के ऊपर कोई चिच्चड़, जुएं, कलीले नहीं होंगे और शरीर के अंदर कोई किसी तरह के कोई कीड़े नहीं होंगे तो पशु हमारा जो सर तरह के जो कृमि हैं उनसे कृमि मुक्त रहेगा। और ये जो वाही कृमि है, जो परजीवी है, वाही परजीवी है, जो आंतरिक परजीवी है, ये उनका जो हमारे पशुओं को रक्त अवशोषण करते हैं, इससे हमारे पशु थक जाते हैं, उनको भूख कम लगती है, तो जो है बदबूदार दस्त होते हैं, वो धीरे धीरे थकते जाते हैं। और जो वाही परजीवी है ये कई तरह उनके अंदर डाल देते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहनी तमाम जानकारियों के लिए। और डॉक्टर सुलेखा, आप भी यहाँ पर आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भेड़ पालन से संबंधित जो योजनाएं हैं और भेड़ पालन अगर जो हमारे किसान करना चाहते हैं उनके बारे में आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज हमने भेड़ पालन से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत करी और साथ ही हमने ये भी जाना कि किस तरह से जो रोग हैं प्रजनन के दौरान पशुओं में लग सकते हैं और कैसे आपने उनका नियंत्रण करना है। तो आपको अब बता देते हैं कि हमारे कल का कार्यक्रम का क्या विषय रहेगा। कल हम बात करने वाले हैं धान फसलों की सुरक्षा के बारे में और बात होगी अंगूर की खेती की। इन दोनों ही विषयों के बारे में अगर आप कोई भी प्रश्न पहले से भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न में लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर नोट कीजिए 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।